अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्रेन्योर रिव्यू की 5th एपिसोड के साथ मैं असदुल्ला कुरैशी आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, इस एपिसोड में मैं आपके सामने बयान करूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड KSE 30 इंडेक्स की कंपनीज़ का आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिनको देखते हुए आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम ये स्टॉक ख़रीदें और ये स्टॉक ना ख़रीदें। मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिन इन्वेस्टर्स का होता है वो इसको एनालाइज करते हैं, फंडामेंटली कंपनीज को देखते हैं। सो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने फंडामेंटल इंडिकेटर्स को डिस्कस करूंगा, KSE 30 इंडेक्स की पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज का, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी ख़ास इंफॉर्मेशन होती है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि इन्वेस्टर को हमेशा एक बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो वो कौन सी ऐसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है व्यूअर्स? वो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड होती है वो एक्चुअली यही देखने की कोशिश कर रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कि आइदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अच्छा, अब क्या होता है ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स का डिफरेंस? मैं एक एग्जांपल से आपके सामने इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अंडर वैल्यूड स्टॉक से मुराद ये है कि सपोज एक कार डीलर है, वो एक गाड़ी खरीदना चाहता है और उसको परचेज करके सेल आउट करना चाहता है। सपोज कि अगर उस कार की मालियत 10 लाख है और कार डीलर यही चाहेगा कि वो गाड़ी उसको 9 लाख में मिल जाए और वो उस गाड़ी को बाद में 10 लाख, 10.25 लाख या 10.5 लाख में सेल आउट कर दे। So here the investor, the car dealer is trying to purchase an undervalued car. इसको हम undervalued के कॉन्सेप्ट में कंसिडर करेंगे। अगर यही गाड़ी उस कार डीलर को 11 लाख की मिल जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी मिसलीडिंग फैक्ट्स या उस इंफॉर्मेशन के हवाले से उसको कोई कहता है कि यार ये जो गाड़ी के ऊपर रिम लगे हुए हैं इसकी वजह से इस गाड़ी की प्राइस जो है वो बढ़ गई, या कोई उसको कहता है कि यार ये जो इंजन है इसमें अल्ट्रेशन हुई है, या जो गाड़ी की बॉडी है इसको हमने बड़े डिफरेंटली पेंट किया है, सो इसलिए इस गाड़ी की वर्थ जो है वो 11 लाख है। अब वो 11 लाख की गाड़ी खरीद लेता है लेकिन हकीकत में मार्केट वैल्यू उस गाड़ी की 10 लाख ही है। सो हेयर द कार डीलर हैव परचेज एन ओवर वैल्यूड कार। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड, कि जब आप मार्केट वैल्यू से कम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको अंडर वैल्यू कहते हैं, और अगर आप मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो उसको हम ओवर वैल्यू कहते हैं। सो पॉसिबली जब आप ओवर वैल्यू स्टॉक खरीदेंगे तो हम यही कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू आने वाले वक्त में डिक्लाइन होगी और पॉसिबली आपको लॉस होगा, और अगर आप कोई अंडर वैल्यू चीज़ खरीद लेते हैं तो बिल्कुल हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी प्राइस बढ़ेगी और आपको ये प्रॉफिट देगी जाएगी। इसी तरीके से यही वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज पे भी रिक्वायर होती है, और इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर यही एग्जामिन करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कि यार हमें किसी तरीके से अंडर वैल्यू स्टॉक मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती से ओवर वैल्यू स्टॉक खरीद लें। मैंने तो आपको क्योंकि गाड़ी की एग्जाम्पल दी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की शेयर प्राइस है, और उसके बैक एंड के ऊपर वो कंपनी उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। अब कंपनी को एनालाइज करना, एक गाड़ी को तो एनालाइज करना बड़ा आसान है, या किसी प्लॉट को तो एनालाइज करना बड़ा आसान है, या कमोडिटीज़ को तो बड़ा आसान काम है, लेकिन स्टॉक्स को एग्जामिन करने के लिए डेफिनेटली आपको उस कंपनी की प्रोफाइल और उसको थॉरोली रीड आउट करना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा, फिर आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की कोई स्पेशलाइज्ड डिग्रीज ही हों तब भी आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। सो सिंपल मींस आप कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर से इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं और आपको बड़े आसानी से समझ आ सकती है कि हमें इस कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहिए और हमें इस कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। ओके, सो अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि ये एक वेबसाइट जो है इससे मैंने ये डाटा हासिल किया है, और ये वेबसाइट जो है जी ये एक बड़े ही पाकिस्तान की ज़बरदस्त ब्रोकरेज फर्म है, उसकी वहाँ पे इन्होंने ये डाटा अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया हुआ है। दिस फर्म इज़ बेसिकली द स्टैंडर्ड कैपिटल।
स्टैंडर्ड कैपिटल बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी ब्रोकरेज फर्म है और ये कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से जो भी डाटा है वो अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करें। इनका जो स्लोगो है वो भी यही है कि दे एक्चुअली वांट ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं अपने तमाम क्लाइंट से ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए इन्होंने जो डाटा ऑर्गेनाइज करके अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है वो वहाँ पर भी इन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक्स और टेक्निकल एनालिसिस कंपनीज के जो हैं वो तमाम अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किए हुए हैं। लेकिन अभी ये लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने मूव नहीं किया, सो ये एक डिफ़िकल्टी का सामना इन्वेस्टर्स को करना पड़ रहा है। सो KSE 30 के हवाले से स्टैंडर्ड कैपिटल ने जो अपनी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इस विंडो में मेंशन किया है प्राइस टू अर्निंग रेशो, एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। और यही सारे इंडिकेटर्स इन्होंने कंपनीज के हवाले से भी, जो भी KSE 30 के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी इन्हीं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के थ्रू उन्होंने कंपनीज को भी डिस्कस करने की कोशिश की है। सो नाउ व्हाई स्टैंडर्ड कैपिटल हैव चूज दीज इंडिकेटर्स, क्यों? क्योंकि इन इंडिकेटर्स की मदद से हम अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू स्टॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। हमें ये समझ आ सकती है कि जो है अगर हम थोड़ा सा इन इंडिकेटर्स को देख लें तो हमें ये समझ आ सकती है कि ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है और ये स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू है। लेकिन व्यूअर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, उनको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना बड़ा ज़रूरी है, जो कि इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने डिस्कस करूँगा। और फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये थोड़ा सा भी आगे मज़ीद एक्सटेंड होगा और इसमें कुछ और भी शायद वीडियोज़ बनेंगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना ज़रूरी है, लेकिन इन रेशोज़ को देखने से हम ये थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो KSE 30 जो टॉप कंपनीज है, पाकिस्तान की 30 टॉप कंपनीज, इनका स्टॉक क्या अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। सो हाउ वी कैन एग्जामिन दिस। इसमें जो सबसे फर्स्ट पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये KSE 30 के हवाले से इन्होंने कंप्लीट एक पिक्चर शो की है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है, इफ़ this price to earning ratio is going to be less in the coming period, so ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ 5.88 बट एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ 5। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन KSE 30 की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज 100% इनके शेयर्स खरीद लेते हैं, तो अभी आपको ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में, मीन्स 5.88 से मैं मुराद ये ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, आपको 6 ईयर्स में रिटर्न बैक होगी आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, कि मीन्स वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि आपको 6 सालों में आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पे बैक कर देंगे। लेकिन एक्सपेक्टेडली ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज विद इन 5 ईयर्स ही आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगी। सो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो से मुराद है। इसी तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या बताती है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसे ही एनालाइज करते हैं कि इफ़ दिस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज लेस देन 1 तो इट्स मीन कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, एंड इफ इट्स ग्रेटर देन 1 इट मीन्स दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। सो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं पॉसिबली वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही अंडर वैल्यूड हैं, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सारे का सारा KSE 30 का जो इंडेक्स है वो 0.93 प्राइस टू बुक वैल्यू के साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपिटल ने मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से जी रिटर्न ऑन इक्विटी की परसेंटेज यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन एसेट्स। हालांकि रिटर्न ऑन एसेट्स की जो परसेंटेज अगर ज़्यादा हो तो उसको फेवरेबल कंसिडर किया जाता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की जो परसेंटेज है उसको थोड़ा सा कम, फाइनेंशियल एनालिस्ट यही कहते हैं कि जी ये कम होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कम होगी तो इसका मतलब ये है कि आपने इक्विटी ज़्यादा फाइनेंसिंग की हुई है और डेट फाइनेंसिंग आपने कम की हुई है। ठीक, क्योंकि अब इसके लिए डेफिनेटली ये जो मैं बातें डेट और इक्विटी की कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और इन साइड्स को भी ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, फिर हम ये डेट और इक्विटी वाली बात को थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे। खैर, अभी क्योंकि हम सिर्फ इन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की मदद से ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है और कौन सा स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू है, सो यहाँ से हम थोड़ा सा इसी चीज़ को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा व्यूअर्स में आगे आ जाता हूँ कंपनीज की तरफ जो यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपिटल ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है। आप लोग देख सकते हैं
कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये प्राइस है, शेयर प्राइस है इन कंपनीज़ के। जो सेकंड कॉलम है दिस इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो। द थर्ड वन कॉलम इज़ एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो। The fourth column is price to book value. Fifth column is ROE's return on equity, and the sixth column is ROA, that is return on assets. So अब ये सारी की सारी देखें जी पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज और इनकी शेयर प्राइसेस और ये तमाम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो कि स्टैंडर्ड कैपिटल ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि बैंक अल हबीब के जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 4.71 है एंड एक्सपेक्टेड प्राइस रेशो इज गोइंग टू बी डिक्रीज, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। अब देखें प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें ये बता रही है कि अगर वो कम हो रही है तो इट्स मीन वो एक अच्छा साइन है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 3.07 है अभी करंट, लेकिन आने वाले वक्त में जो एक्सपेक्टेड है वो 1.93 है। मीन्स अगर आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 100% शेयर्स खरीद लेते हैं तो पॉसिबली 2 ईयर्स में आपको सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाएगी। इट्स मीन पाकिस्तान स्टेट ऑयल बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इस वक्त, अगर सिर्फ हम प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखें। इसी तरीके से आप OGDC को भी देखें, 4.21 वो प्राइस टू अर्निंग रेशो इस वक्त आपको शो कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में 2.86 कर रही है। मीन्स ऑलमोस्ट वो 2.5 से 3 साल के अंदर आने वाले वक्त में अगर आप OGDC के 100% शेयर्स खरीदते हैं तो वो आपको पे बैक करने की एबिलिटी रखेगा। इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल और इवन OGDC के प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये लेस देन 1 हो तो इट्स मीन द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। सो आप यहाँ से भी एग्जामिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल और OGDC के जो शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, और इवन OGDC का भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट इन दोनों कंपनीज़ की जो है वो रीज़नेबल है, कि ऐसा लग रहा है कि इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो ज़्यादा है और डेट फाइनेंसिंग इन कंपनी की बहुत कम है। मीन्स इन्होंने कर्जा कम लिया हुआ है और शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जो कि बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के हवाले से। सो व्यूअर्स, अगर मैं थोड़ा सा इन तमाम कंपनीज़ को एनालाइज करते हुए ये रिकमेंड करूँ आज आपको कि हमें पाकिस्तान कि KSE 30 इंडेक्स के ऊपर कौन सी कंपनीज़ के शेयर खरीदने चाहिए और कौन सी कंपनीज़ के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। सो अब मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से आपके सामने बयान करता हूँ। सो व्यूअर्स, स्टैंडर्ड कैपिटल के इन तमाम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को एग्जामिन करते हुए अगर हम आज ये देखें फरवरी 2022 में हमें कौन सा स्टॉक KSE 30 का परचेज़ करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, जैसे अभी मैं OGDC को डिस्कस कर रहा था, और इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ इस विंडो में आप लोग देख सकते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र्स का भी इसी तरीके से जो एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो बहुत ही अच्छा 37.60 है, और उस हवाले से अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है। थोड़ा सा पॉसिबली स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, बट जो अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग फौजी फर्टिलाइज़र्स के दिखाई दे रहे हैं। सो फौजी फर्टिलाइज़र्स is an attractive stock, OGDC is an attractive stock, Pakistan State Oil is an attractive stock. Likewise हबीब बैंक लिमिटेड को आप लोग देख सकते हैं, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो डिक्रीज हो रही है, स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है फ्रॉम प्राइस टू बुक वैल्यू, और रिटर्न एसेट्स भी बहुत अच्छा है। हबीब बैंक जो है बड़ा अट्रैक्टिव स्टॉक है। और सो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की मदद से हम लोग देख सकते हैं। रिसेंटली व्यूअर्स, अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो TRG पाकिस्तान जो है उसके अंदर इन्वेस्टर्स की बड़ी बाइंग एंड सेलिंग है, और लास्ट ईयर में TRG पाकिस्तान के शेयर्स जो हैं वो बड़े कोरोना के टाइम पे, दिस इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन फर्म, और इनके जो शेयर्स की प्राइसेस थी वो बड़ी इंक्रीज़ हुई थी, बड़ा बुलिश ट्रेंड था, बहुत अपवर्ड ट्रेंड इनका शो हुआ। लेकिन अब कुछ वक्त से इनके जो शेयर की प्राइस है वो डिक्लाइन हुई। लेकिन आजकल इन्वेस्टर जो इंट्राडे ट्रेड के हवाले से फोकस्ड होते हैं उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा पर डे बेसिस में TRG पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बट ये जो स्टॉक्स हैं जो जिनके अंदर वोल्टाइलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, इनमें इंट्राडे ट्रेड के हवाले से तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ये अट्रैक्टिव होते हैं। बट अगर हम इनको फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से एग्जामिन करें और ज़रा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एग्जामिन करें तो थोड़ा सा शायद हमें ये रिस्की स्टॉक दिखाई देते हैं,
कि अब अगर टीआरजी का मैं आपको थोड़ा सा शेयर जो प्राइसेस हैं उनका बैकग्राउंड बताऊं, तो आज से 5 साल पहले तो इनकी शेयर की प्राइसेस थोड़ी कम थी। जो ही ये कोरोना का टाइम आया तो बहुत ही पीक इनकी शेयर प्राइसेस गई और उसके बाद अब फिर थोड़ी सी डिक्लाइन एक पोजीशन पे आई। बट ये जो पोजीशन इस किस्म की होती है जहाँ पे स्टॉक्स के अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है, ये इंट्राडे ट्रेड के हवाले से तो इन्वेस्टर के लिए बड़ी जो है अट्रैक्टिव होती है। बट अगर हम ये कहें कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, हम कंपनी के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़े से ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो रिस्की होते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि मतलब यहाँ पर अब देखें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम उनको देखें तो हमें वो ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को ओवर वैल्यू करती हैं, बिकॉज स्टॉक्स की जो डायरेक्टली लिंक्ड होता है वो कंपनी के एसेट्स के साथ होता है। और कंपनी के एसेट्स को भी अगर मजीद हम डिवाइड करें तो उसमें भी टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। टेंजिबल एसेट्स तो वो हो गए जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे मशीनरी होगी, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, व्हीकल्स हो गई। बट इनटेंजिबल एसेट्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो होता है गुडविल। अब फौजी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन भी इस वक्त ओवर वैल्यू दिखाई देगी, तो पॉसिबली फौजी फर्टिलाइजर्स की बड़ी अच्छी गुडविल भी है मार्केट के अंदर। अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स की तो गुडविल है और उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा, शायद उसकी मशीनरी की वर्थ इतनी नहीं होगी जितने मैकडोनल्ड्स का ब्रांड नेम और उसकी गुडविल की वर्थ है। कोको कोला की जो ब्रांड नेम और उसकी गुडविल है उसकी वर्थ है। सो समटाइम्स इनटेंजिबल एसेट्स की बड़ी वर्थ होती है, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ये बड़े खतरनाक भी कहीं साबित हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करूं नोकिया की, अगर देखने को हम उसको एनालाइज करें इस कंपनी नोकिया को, तो 2000 से लेकर 2010 की जो दिहाई थी उसमें नोकिया एक टॉप ब्रांड था मोबाइल फ़ोन्स में। लेकिन अब देखें आप 2011 से 2020 में आपको नोकिया कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सो कंपनीज की हम यही कहते हैं कि हम गुडविल को देखते हुए कभी भी कंपनी के स्टॉक्स की सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब टीआरजी पाकिस्तान में हमें कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क दिखाई हो भी सकता है पॉसिबली, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स के फिजिकल एसेट्स नहीं होते इतने ज़्यादा, इनकी जो है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से कैश फ्लो की सूरत में इनके पास ज़्यादा कैश होता है। सो पॉसिबली इट कैन बी रिस्की। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना ज़रूरी हो जाता है। समटाइम स्टॉक ओवर वैल्यू होता है ड्यू टू द इनटेंजिबल एसेट्स, जो उसकी वर्थ होती है, कंपनी की गुडविल होती है, उसकी वजह से भी। लेकिन हमें थोड़ा सा उसके फिजिकल एसेट्स को देखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस हैं ग्रोथ के हवाले से, कंपनी को मजीद एक्सपैंड करने के हवाले से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं यही चीज़ें डिस्कस करूँगा कि बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑनर्स इक्विटी, सो इनको देखते हुए हम एनालाइज मजीद करेंगे और मजीद फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से अपने आप को रिफाइन करेंगे कि हाँ ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम देख लेते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कंपनी की इन्वेस्टमेंट हम उसमें कर सकते हैं और हम अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर किसी भी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर देख सकते हैं और इंशाल्लाह हमें इसमें प्रॉफिट हो सकता है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। और मैं आपके सामने अभी लास्टली एक और विंडो भी जो है वो शेयर कर देता हूँ, जो कि मैंने investing.com से हासिल की है। ये अभी रिसेंटली जब फ्राइडे को क्लोज़ हुई है मार्केट अभी फरवरी 2022 में। सो आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा investing.com जो कह रहा है द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स आर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, OGDC कंपनी है, TRG पाकिस्तान है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, यूनिटी फूड्स एंड हबीब बैंक है। मैंने अभी आपके सामने बयान भी किया विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यही कंपनीज बड़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जिसमें TRG को मैंने थोड़ा सा रिस्की, इंट्राडे ट्रेड के हवाले से तो बहुत अच्छी कंपनी है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर मैं उसको देखूँ तो मुझे थोड़ी सी वो रिस्की दिखाई देती है, क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो कुछ समझ से बाहर है। और अगर टॉप गेनर्स को हम देखें तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फौजी फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, OGDC एंड एंग्रो फर्टिलाइजर्स एंड लकी सीमेंट। सो आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो है इन फाइनेंशियल इंडिकेटर की मदद से थोड़ा सा ये देख लिया और समझ लिया कि हम कौन से स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं, और वो यही था कि हम ये पॉसिबली अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं, इनको हम ख़रीद सकते हैं, और ये पॉसिबली ओवर वैल्यू स्टॉक्स हैं, सो इनको ख़रीदना हमारे लिए रिस्की साबित हो सकता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा
जो दीगर हमारे पास फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं लाइक द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, इनको देखते हुए हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को, और हम कैसे ये देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में ये कंपनी कैसी आगे परफॉर्म करेगी, या ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को लेके कैसे चल रही है, और हमें क्या इसका स्टॉक ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। सो इंशाल्लाह आने वाली तमाम इन वीडियोस में ये फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से मेरी जो डिस्कशन है वो चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका व्यूअर्स असदुल्ला क़ुरैशी चैनल देखने का। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इन वीडियोस को शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड्स और अपने तमाम ग्रुप्स में, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।